हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आपका स्वागत है मैट फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बैलिस्टिक्स के बारे में। तो इस चैनल पे है ना, बैलिस्टिक की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और मैंने लिंक्डइन पे भी पूछा था क्वेश्चन कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए। तो आप सबने मोस्टली उन्हें ना बैलिस्टिक पे क्लिक किया था और टॉक्सिकोलॉजी पे क्लिक करा था। तो टॉक्सिकोलॉजी की वीडियोस मैंने एक टीचर हायर करी है, तो उनकी भी वीडियोस अब जल्दी ही चैनल पे आने वाली है और बैलिस्टिक्स में खुद पढ़ाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के आज हम इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज बैलिस्टिक। तो हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं कि ये जो वीडियो होने वाली है ना, एक जनरल वीडियो होने वाली है, एक ओवरव्यू देगी कि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं कैसे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इसको आप मतलब ये मत समझना कि सारा कंसेप्ट मैं सिर्फ इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो ये सिर्फ ओवरव्यू रहेगा। बेसिक बेसिक चीजें हम सारी कवर करेंगे इसके अंदर, कि इसके अंदर होता क्या है, इसके काम क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। तो बस वही हम सब जानने वाले हैं। तो बैलिस्टिक को जान लेते हैं हम एक बार। बैलिस्टिक होती क्या है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मोशन, बिहेवियर एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, टिपिकली बुलेट, रॉकेट बॉम्ब्स और अदर ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड थ्रू द एयर। मतलब बैलिस्टिक्स क्या होती है? मैं फोरेंसिक बैलिस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैलिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि बैलिस्टिक वो फील्ड होती है साइंस की जिसमें हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की स्टडी करते हैं कि मतलब वो हवा के अंदर कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब इसमें है ना सारी चीजें आ जाती है। हाउ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपेल्ड, कैसे वो निकला है वहां से, ठीक है, क्या-क्या उस पे एयर रेजिस्टेंस पड़ रहा है, कैसे वो पाथ फॉलो कर रहा है, क्या अदर फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हम बैलिस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। बेसिकली एक फिजिक्स की। ब्रांच होती है। तो बेसिकली फिजिक्स की है ना। तो पैराबोलिक पाथ वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी। तो बैलिस्टिक बेसिकली डिराइव कहाँ से किया गया है? एक लैटिन वर्ड है जिसको बोला जाता है बैलिस्टा, और व्हिच मीन्स जाइगेंटिक बो। मतलब एक बड़ी-सी जो एरो होती है ना, तो वो इसका लिटरली मतलब होता है बैलिस्टा का, जो कि एक लैटिन वर्ड से है। और सिमिलरली ग्रीक वर्ड के अंदर भी एक वर्ड होता है जो कि बेलो होता है, या फिर एक बेलिन भी होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो उसका मतलब क्या होता है? टू थ्रो। तो दोनों ही वर्ड का मतलब एक तरीके से सेम होता है। तो आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है। बेसिकली हम लैटिन को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, तो लैटिन के हिसाब से बैलिस्टा वर्ड है और उसका क्या मतलब होता है? जाइगेंटिक बो। और अगर हम ग्रीक की बात करें, ग्रीक के हिसाब से बैलो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू थ्रो, क्योंकि हम थ्रो ही तो कर रहे हैं किसी चीज़ को, हम एयर में ही स्टडी कर रहे हैं उसकी। और जाइगेंटिक बो में भी क्या होता है? हम किसी बो को, एरो को थ्रो करते हैं। तो सेम ही चीज़ है। ये सारी की सारी हमारी बेसिक थी कि व्हाट इज़ बैलिस्टिक्स और वो कहाँ-कहाँ से डिराइव की गई है। अब इसके अलावा अब हम मेन अपनी फील्ड पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। तो फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के आप मुझे फादर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो कमेंट बता देना यार, कमेंट में थोड़ा-सा एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। मेरे चैनल पे भी थोड़ी-सी क्या बोलते हैं, व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आने लग जाएँगे, क्योंकि यार आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसी-ऐसी वीडियोज़ लगातार आती रहेंगी, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक की। फोरेंसिक बैलिस्टिक वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है फोरेंसिक साइंस की जिसमें हम बैलिस्टिक्स की नॉलेज का यूज़ करके फॉर लॉ या फिर जस्टिस में हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा मतलब है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम बैलिस्टिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो फोरेंसिक जहाँ भी लग जाए, सिंपली उस किसी भी फील्ड को जोड़ देते हैं हम जस्टिस के साथ। अब इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? हम पढ़ते क्या-क्या हैं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के अंदर? अब हम वो देख लेते हैं। अब हमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कैसे-कैसे आते हैं? आइडेंटिफाई फायरआर्म यूज्ड इन अ क्राइम। तो मतलब फायरआर्म वो क्राइम, जो क्राइम हुआ है उसके अंदर यूज़ हुई है या नहीं हुई है, हम फायरआर्म के बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा मैच बुलेट कार्ट्रिजेस एंड कार्ट्रिज केसेस वगैरह, मतलब बुलेट्स को कंपेयर करते हैं, कार्ट्रिजेस को कंपेयर करते हैं कि भाई वो उसी फायरआर्म से फायर्ड हुई है या नहीं हुई है ना? तो उसकी कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उन सब के बारे में भी हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। इसके अलावा हम एनालाइज़ करते हैं गन शॉट रेज़िड्यू, जीएसआर की हम एनालिसिस करते हैं। गन शॉट रेज़िड्यू वही रेज़िड्यू होता है जब एक बुलेट फायर हो जाती है, उसके पीछे से जो धुआँ सा नहीं छूटता, थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह सा रह जाता है, तो उसको जीएसआर बोल रहे हैं। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। तो वो गन शॉट रेज़िड्यू रह जाता है। अब उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीमनी, बेरियम, लेड वगैरह। हम जीएसआर वाली वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है, मैं इसमें बस ये बता रहा हूँ कि बैलिस्टिक के अंदर क्या-क्या आता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ शूटिंग इवेंट, इसमें ये भी आता है कि हम शूटिंग इंसिडेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि मतलब अगर कोई बुलेट यहाँ से फायर की गई तो वो उस ऑब्जेक्ट को किस एंगल पे हिट करेगी। तो ये सारी की सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं। इसमें हम एमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, फायर आर्म है उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके इंटरनल, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको इंटरनल बैलिस्टिक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम फोरेंसिक बैलिस्टिक के अंदर कवर करते हैं।
अब इसके अलावा हम एग्जामिनेशन ऑफ वुंड्स भी करते हैं। अब हमें यही सिर्फ हमें बैलिस्टिक में गन्स वगैरह ही नहीं पढ़नी, हमें जो लास्ट में बचती है हमारी वुंड बैलिस्टिक जो कि होती है, उसमें हमें वुंड की भी स्टडी करनी पड़ती है कि मतलब अगर इतनी दूर से इस गन से अगर फायर हुआ है, तो वो सामने जाने वाले के पर क्या कैसा घाव बनाएगा। अब वो राइफल्ड फायर आर्म से अलग होता है, शॉटगन से अलग होता है, डिस्टेंस भी अलग-अलग होते हैं, क्लोज रेंज होता है, कॉन्टैक्ट होता है, इंटरमीडिएट होता है। इन सबको हम वुंड बैलिस्टिक वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो ना, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अब हम देख लेते हैं फायर आर्म्स के बारे में। तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फायर आर्म्स क्या होती है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट 1959, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन आर्म्स एक्ट 1959, फायर आर्म को डिफाइन किया गया है। अब उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Arms of any description designed or adopted to discharge a projectile or projectiles of any kind by the action of any explosive or any other form of energy। सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी चीज ऐसी डिजाइन की जाए या बनाई जाए जिससे हम कोई प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर सके विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव एनर्जी। ठीक है, अब वो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकती है या फिर एक्सप्लोजिव एनर्जी भी हो सकती है, इसमें साफ साफ मेंशन है। तो इसमें सारी चीजें आ जाती है कि मतलब आप जैसे गुलेल है, गुलेल जिसमें आप रबड़ से खींच के आप फेंकते हो पत्थर को, ठीक है? तो वो भी एक बैलिस्टिक फायरआर्म, एक फायरआर्म्स की डेफिनेशन के अंदर आती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो। अब कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हो? आप मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, स्प्रिंग एनर्जी यूज़ कर रहे हो। लेकिन कुछ और टर्म्स होती हैं जो कि मेनली फायरआर्म को फायरआर्म बनाती है एक्चुअल में, जो कि है स्पीड, वेलोसिटी। अब आप पत्थर को फेंक रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं कि उसको 1000 पर आवर मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दोगे। तो मल्टीपल चीजें होती है फायरआर्म को फायरआर्म की कैटेगरी में डालने के लिए। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है ना, वो काफी बड़ी है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आता है एक फायरआर्म के अंदर। आर्टिलरी वगैरह आ जाती है सारी, हैंड ग्रेनेड्स, राइट पिस्टल्स, वेपन्स ऑफ एनी काइंड। ठीक है, वही अब आगे वही बात बोल रखा है कि जो चीजें डिस्चार्ज करने के लिए बनाई गई हो, क्या क्या लिक्विड भी फेंक सकती है। जरूरी नहीं है कि मतलब बुलेट ही फायर करेगी, कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे कि आंसू बॉम्ब वगैरह होते हैं, गैस, उसमें गैस भरी होती है, लिक्विड भी हो सकता है अब उसके अंदर। ठीक है, और अदर थिंग कंपोनेंट भी उसमें यूज किया जा सकता है। अब इसके अलावा एसेसरीज भी इसके अंदर आ जाती हैं, एसेसरीज फॉर एनी सच फायरआर्म डिजाइन और एडॉप्टेड टू डिमिनिश द नॉइस। तो इसमें वो जो साइलेंसर वगैरह होते हैं, मजल्स वगैरह आती हैं, तो वो सारी की सारी चीजें भी एक फायरआर्म के अंदर ही कंसीडर की जाएगी। अब जो बेसिकली गेम खेलते हैं, जो फ्री फायर खेलते हैं या पबजी खेलते हैं, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो सारे के सारे नाम इसके अंदर आएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर आर्म्स में सारी चीजें आने वाली है। तो मैं भी बेसिकली फ्री फायर खेलता था, अभी भी खेलता हूँ। तो अब क्या है, इसमें पार्ट्स एंड मशीनरी में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायरआर्म, वो भी फायरआर्म के अंदर कंसीडर की जाएगी। मतलब जो पार्ट्स हैं उसके, मशीनरी वगैरह की, जो कि बनाने में हेल्प करते हैं फायरआर्म को, वो भी फायरआर्म के अंदर ही आते हैं डेफिनेशन में। कार्ट्रिज वगैरह, प्लेटफॉर्म अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड सर्विस। मतलब क्या है, मतलब जो भी कार्ट्रिजेस वगैरह होंगी, कैरेजेस वगैरह जो उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो सारी चीजें बनेगी, अप्लायंसेस फॉर माउंटिंग जिस पे उसको बनाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें है ना, एक फायर आर्म के अंदर कंसीडर की जाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 2E ऑफ इंडियन फायर आर्म्स, सॉरी, इंडियन आर्म्स एक्ट 1959। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फायर आर्म्स के बेसिक टाइप्स के क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेसिकली। तो तीन टाइप में बेसिकली क्लासिफाई कर रखा है मैंने इनको भी, बेस्ड ऑन बैरल टाइप, बेस्ड ऑन ऑपरेशन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन साइज एंड यूज। यही सारी चीजें आपको बेसिकली जनरली पढ़ने को मिलती है फायर आर्म्स के अंदर। अब फायर आर्म्स में कॉमन क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले देखते हैं बैरल टाइप के ऊपर आप फायर आर्म को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। बैरल में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो सिर्फ मेनली दो चीजें होती है, एक राइफलिंग होती है, एक स्मूथ बोर फायर आर्म्स होती है। तो एक तो स्मूथ बोर फायर आर्म होती है, टिपिकली शॉटगन होती है, ज्यादातर शॉटगन्स क्या होती है, स्मूथ बोर होती है। अब स्मूथ बोर और राइफल्ड फायर आर्म में क्या फर्क होता है, उसके अंदर राइफलिंग प्रेजेंट होती है। मतलब क्या, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा और मैं फोटोज का कम से कम यूज करूंगा यार, क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू रहता है, और कॉपीराइट आ गई मुझे फिर वो वीडियो उठानी पड़ेगी, तो उसका कोई फायदा भी नहीं रहेगा। तो आप सर्च भी कर सकते हो साथ साथ में, अगर आपको कोई इमेज इसमें ना मिले तो। मैं कोशिश तो करूंगा लगाने की। तो स्मूथ बोर फायर आर्म्स क्या होती है, जो उसकी बैरल होती है अंदर की, वो सारी की सारी स्मूथ होती है। अगर मैं दिखा पाऊंगा तो यहाँ पे दिखा दूँ। और राइफल फायर आर्म्स में क्या होती है, कटिंग होती है अंदर से फायर आर्म की, एक स्पाइरल की तरह। तो वो उसको क्या करती है, एक स्पिन स्टेबिलिटी देती है बुलेट को, जिससे वो अपने जो टारगेट है उसको उसी डायरेक्शन में हिट कर सके। तो राइफल्ड फायर आर्म क्या होती है, उसके अंदर राइफलिंग प्रेजेंट होती है। स्मूथ बोर फायर आर्म में कोई भी राइफलिंग नहीं प्रेजेंट होती, सिंपली एक स्मूथ सी बोर होती है, फिर क्या बैरल होती है।
अब इसके बाद फायरआर्म की अगली जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है ऑपरेशन मैकेनिज्म के ऊपर। ऑपरेशन मैकेनिज्म मतलब उसको हम कैसे रिलोड कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, बेसिकली उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक तो होती है मैनुअल फायरआर्म्स। मैनुअल फायरआर्म्स क्या होती है? वो फायरआर्म्स होती है जिनमें आपको बार बार रिलोड करना पड़ता है खुद से ही। ठीक है। अब इसमें कैसे रिलोड करते हो आप? बोल्ट एक्शन मैकेनिज्म हो सकता है, जिसने कार 98 गेम, अब फ्री फायर वाले ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे जो पबजी फ्री फायर वाले हैं। कार 98 होती है। अब उसमें क्या करते हो? साइड में एक वो होता है, बोल्ट होता है, उसको ऐसे हुक करके करते हो आप, है ना? तो उसमें रिलोड करते हो बेसिकली गन को। ठीक है। लीवर एक्शन क्या होता है? जो ट्रिगर होता है उसके नीचे एक लीवर सा होता है, उसको आप पुल करके आप रिलोड करते हो। ठीक। अब बोल्ट एक्शन में कार 98 होती है। ठीक है। लीवर एक्शन का मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है। पंप एक्शन जो फायर आर्म होती है, जैसे कि स्पास होती है। ठीक है। तो वो शॉटगन होती है। पंप एक्शन में क्या होता है? नीचे पंप होता है, यहाँ पे मैं फोटो में दिखा दूंगा, इसकी फोटो है मेरे पास। तो आप उसको स्लाइड करते हो, और पंप एक्शन को बेसिकली स्लाइड एक्शन मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या है? रीलोड मैकेनिज्म है। मतलब बुलेट को चैम्बर में डालने के लिए रीलोड मैकेनिज्म। अब आती है अगली सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स। अब सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स क्या होती है? इनमें क्या होता है? आपको मैनुअली रीलोड नहीं करना होता, लेकिन इसमें क्या होता है? आपको एक बार ट्रिगर दबाया तो एक बुलेट ही चलेगी और अगली बुलेट रीलोड हो जाएगी। फिर आपको ट्रिगर दबाओगे, दूसरी बुलेट निकल जाएगी, तीसरी वाली बुलेट जो है वो रीलोड हो जाएगी। तो सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म वही होती है जिसमें आपको खुद से रीलोड नहीं करना, आपको बस बुलेट चलानी है और अगली बुलेट रीलोड हो जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए भी क्या बोलते हैं, इसके भी काफ़ी सारे नाम होते हैं सेमी ऑटोमेटिक के, जिसमें सबसे पहला नाम आपको देना चाहूँगा एसकेएस। अगर आपने सुना हो, फ्री फायर वगैरह, पबजी वगैरह में काफ़ी यूज़ की जाती है। तो उसमें क्या होता है? एक गोली चलाते हो, फिर से वो रीलोड माँगता है। ठीक है। ऑटोमेटिक फायरआर्म वो फायरआर्म होती है, अगर आपने एक बार ट्रिगर दबा दिया, तो वो अपने आप चलती ही रहेगी जब तक आप ट्रिगर पे से उँगली नहीं हटा देते। तो मैनुअल क्या होती है? आपने एक गोली चलाई, फिर से बुलेट रिलोड करी। अब इसमें क्या है? सेमी ऑटोमेटिक फायरआर्म में एक बार दबाई, ठीक है? आपको रिलोड नहीं करना, फिर दोबारा दबाते जाओ ट्रिगर। ठीक है? मतलब अगली बुलेट निकलती जाएगी। तो वो रिलोड कैसे होती है? बेसिकली जो रिकॉइल होता है ना, जो बुलेट चलती है उसका एक रिकॉइल होता है। उस रिकॉइल से जो अगली बुलेट होती है ना, वो रिलोड हो जाती है। अब ये बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं समझाऊँगा नहीं कुछ भी। अगली जो आने वाली वीडियोज़ होंगी ना, उन सब में हम सब कुछ कवर कर देंगे। ये बेसिकली जनरल है, फायरआर्म के बारे में बता रहा हूँ। मैकेनिज्म के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, है ना? इंटरनल बैलिस्टिक के ऊपर अलग से आएगी, एक्सटर्नल अलग से, टर्मिनल बैलिस्टिक अलग से। उसके अलावा क्या बोलते हैं, एम्यूनेशन पे अलग से आएगी, गन शॉट रेसिड्यू पे अलग से आएगी। तो यार काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आप मुझसे लिंक्डइन पे भी जॉइन कर सकते हो, मतलब लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रहो कि हमारे चैनल पे चल क्या रहा है, और आप भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। अब इसके बाद ऑटोमेटिक फायरआर्म मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक बार आपने ट्रिगर दबाया तो लगातार चलती ही रहेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि मशीन गन्स कौन-सी गन होती है? मशीन गन्स आपने देखा होगा कि मतलब जो हमारे टैंक्स वगैरह उसके ऊपर रखी रहती है, और एक बेल्ट सी लटकी रहती है, आपने एक बार दबा दिया तो वो चलती रहती है। तो मशीन गन्स क्या होती है? हाँ, ऑटोमेटिक फायरआर्म्स ही होती हैं एक तरह की, लेकिन हर ऑटोमेटिक फायरआर्म मशीन गन नहीं होती। ठीक है? ये एक लाइन है दैट ऑल मशीन गन्स आर ऑटोमेटिक गन्स, बट ऑल ऑटोमेटिक गन्स आर नॉट मशीन गन्स। तो ये भी एक लाइन होती है। इसका क्या मतलब होता है? जो मशीन गन्स होती है ना, वो हैवी ड्यूटी गन्स होती हैं। उनको है ना मल्टीपल राउंड फायर करना पड़ता है, और उनके अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑटोमेटिक फायरआर्म। तो ऑटोमेटिक फायरआर्म और मशीन गन्स एक ही होती है दोनों। बस वो क्या है, वो ज़्यादा हाई लेवल पे, मतलब हाई स्केल के लिए उसको यूज़ किया जाता है, और ऑटोमेटिक गन्स नॉर्मल गन्स हो सकती है। इसका एग्ज़ाम्पल AK-47 आपको सबको पता ही होगा। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं फायरआर्म में बेस्ड ऑन साइज़ एंड यूज़। तो उसका साइज़ क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके ऊपर भी फायरआर्म की क्लासिफ़िकेशन होती है। जैसे कि साइज़ के ऊपर हम क्या देख सकते हैं, साइज़ और यूज़ में, एक तो हैंडगन्स आती है। हैंडगन्स क्या, जो आपने एक हाथ से पकड़ के चला दी सिंपली। अब इसमें क्या-क्या आती है, पिस्टल्स आती है, रिवॉल्वर्स आती है, यहाँ पे आप फ़ोटो भी देख सकते हो सबकी। रिवॉल्वर में एक चैम्बर होता है, आप सबको पता होगा, जिसमें हम रीलोड करते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हो। पिस्टल्स वगैरह आपको देखी होगी, जो जैसे कि डेज़र्ट ईगल भी होती है। अब इसके अलावा भी और भी सारी गन्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा, यहाँ पे फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हो। अब लॉन्ग गन्स आ जाती है। अब ये क्या है, हैंड गन्स, एक हाथ से चला सकते हो आप इसको। अब लॉन्ग गन्स क्या होगी, जो लंबी गन होगी, जिसमें आपको दोनों हाथों का लगभग यूज़ करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाती है शॉटगन, जैसे M10 होती है, M1887 होती है। अब इसके अलावा भी और भी सारी गन्स होती है। राइफ़ल्स वगैरह होती है, राइफ़ल्स में M4A1 होती है, ठीक है? अब ग्रोज़ा भी किसी ने नाम सुना होगा। तो ये तो सारे मैं गेम से रिलेटेड नाम बोल रहा हूँ, रियलिटी में भी काफ़ी सारी गन्स होती है। अब राइफ़ल में AK-47 भी आ जाती है, और भी जैसे क्लोक आ जाती है, तो और भी काफ़ी सारी फायरआर्म्स है जो अदर अलग-अलग कैटेगरीज़ में
आ जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी फायर आर्म्स की क्या-क्या कैटेगरीज़ है और इनकी क्या-क्या क्लासिफिकेशन है। तो अब हम आ जाते हैं बैलिस्टिक की डिविजन्स के ऊपर या फिर इसकी कैटेगरीज़ के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी बैलिस्टिक के है ना, फोरेंसिक बैलिस्टिक के अंदर। हम मेजरली यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि इंटरनल बैलिस्टिक क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, टर्मिनल क्या होती है। अब इंटरनल बैलिस्टिक मैं आपको बता दूँ, अब ये क्या है, ये सारे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पर जब हर एक वीडियो आएगी, जैसे इंटरनल की अलग आएगी, ट्रांजिशनल की अलग आएगी, एक्सटर्नल की अलग, टर्मिनल की अलग, तो इन सब में हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इन सब के अंदर होती है। और ऐसा नहीं है मैं पार्ट्स में बनाऊँगा। इंटरनल बैलिस्टिक की सिर्फ एक वीडियो आएगी, उसके अंदर पूरा इंटरनल बैलिस्टिक खत्म हो जाएगा। कोशिश करूँगा मैं वो विदिन 30 आवर्स 30 मिनट्स खत्म हो जाए। तो ऐसे ही करूँगा मैं, पार्ट्स में डिवाइड नहीं करूँगा उनको, क्योंकि उससे यार बच्चों को ही तंगी होती है कि मतलब पार्ट 1 पढ़ो, पार्ट 2 पढ़ो। मैं एक में डाल दूँगा, जब आपको जैसे पढ़ना हो उस हिसाब से आप पढ़ लेना। तो इंटरनल वेलोसिटी की हम बात करते हैं। इंटरनल वेलोसिटी नाम से समझ आ रहा है कि इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम बात करने हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फायर आर्म्स के पार्ट्स वगैरह पढ़ते हैं कि उसके पार्ट्स क्या-क्या होते हैं, उसके अंदर चीज़ें कैसे परस्यू करती है, मतलब एम्यूनेशन जो होती है, एम्यूनेशन बेसिकली मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ। अब वो जो बुलेट होती है उसको कैसे रिलोड हो रही है अंदर, क्या उसमें पिन फायर मैकेनिज़्म लग रहा है, ठीक है? कैसे वो फायर हो रही है, क्या-क्या टेम्परेचर अंदर का जा रहा है, तो मतलब अंदर उसके क्या-क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं, इंटरनल बैलिस्टिक के अंदर। अब इसमें प्रेशर बिल्डअप वगैरह भी हम पढ़ते हैं, मसल वेलोसिटी वगैरह भी निकलती है, सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर, है ना? अब ट्रांजिशनल बैलिस्टिक, अब ट्रांजिशनल बैलिस्टिक और एक्सटर्नल बैलिस्टिक में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। अब एक्सटर्नल बैलिस्टिक क्या होती है, पहले एक्सटर्नल को समझा दूँ। जब इंटरनल बैलिस्टिक कहाँ तक होती है, जब आप बुलेट को रिलोड कर देते हो, बुलेट मसल के एंड तक आ जाती है, उस एंड तक जो सारी अंदर चीज़ें हो रही है, वो आती है इंटरनल बैलिस्टिक के अंदर। जैसे ही वो मज़ल से बाहर निकल जाती है, तो वो किसके अंदर आ जाती है, एक्सटर्नल बैलिस्टिक, मतलब जब वो एयर के अंदर आ जाती है, तो वो किसके अंदर आ जाती है, एक्सटर्नल बैलिस्टिक के अंदर आ जाती है। अब टर्मिनल बैलिस्टिक क्या होती है, वो बैलिस्टिक जब वो बुलेट जो होती है वो किसी टारगेट को हिट कर दे, है ना? अब वो वॉल भी हो सकती है और वो कोई बॉडी भी हो सकती है ना? अब बॉडी को जब हिट करेगी तो उसके ऊपर कोई घाव बनेगा, वुंड बनेगा, तो उसको हम वुंड बैलिस्टिक बोल देते हैं वहाँ पे। टर्मिनल बैलिस्टिक बेसिकली अगर दीवार पे लग गई तो हम उसको टर्मिनल बैलिस्टिक बोल देंगे। अब आ जाती है ट्रांजिशनल बैलिस्टिक, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब ट्रांजिशनल बैलिस्टिक क्या होती है? एग्जामिनिंग द ब्रीच स्पेस एज़ बुलेट एग्जिट द बैरल एंड एंटर्स इंटो द एयर, डील्स विद मसल ब्लास्ट एंड प्रेशर इक्वलाइजेशन। मतलब क्या होता है, जब भी अब मैं आपको बता दिया कि जब तक मसल के अंदर है तो वो इंटरनल बैलिस्टिक, मसल के बाहर है तो एक्सटर्नल बैलिस्टिक। लेकिन वो जो छोटा सा पॉइंट है, जब वो बुलेट मसल से बाहर निकल रही होती है, जो बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है, टेम्परेचर डिफरेंस आता है, तो वो जो ट्रांजिशन होता है उसके बीच में, मतलब जो वो किसी सरफेस के अंदर से निकल के हवा के अंदर जा रही है, बीच का जो ट्रांजिशन है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल बैलिस्टिक के अंदर वो चीजें आती है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना? थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा हल्का-सा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो बैलिस्टिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है। ये सारी चीज़ें हम रेगुलरली इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। विदिन 2 मंथ्स मैं इसको कोशिश करूँगा मैं कवर कर दूँ सारी की सारी बैलिस्टिक इसके अंदर। अब बस आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे थोड़ा-सा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोग देखें और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, अरिगातो गोज़ाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।